Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today Robbins' definition and criticism on Robbins' definition. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go! वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन पे होने वाला क्रिटिसिज्म। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, और उससे पहले लेक्चर बनाया था एडम स्मिथ की डेफिनेशन, और उससे पहले बनाया था ऑल डेफिनेशंस। अगर आपको ये सारे लेक्चर्स देखने हैं तो ये रहे लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप वहां जाके इन सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा डिटेल्स के साथ। सारी डेफिनेशंस को और उनके ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म को मैंने कवर किया हुआ है। चलिए जनाब, मूव करते हैं, अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं आगे। आज मैं आपको क्या कुछ करवाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं रॉबिन्स की डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर रॉबिन्स की डेफिनेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा, और फिर उसके ऊपर होने वाला क्रिटिसिज्म समझाऊंगा। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशंस पे क्रिटिसिज्म किया था रॉबिन्स ने, रॉबिन्स की डेफिनेशन पे वापस क्रिटिसिज्म किया अल्फ्रेड मार्शल ने और कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट ने। तो मैंने इसको जमा करके सब कुछ इसी लेक्चर के अंदर आपके लिए रेडी कर दिया है। चलें जनाब, आगे मूव करते हैं हम। Who was Robbins? Robbins basically लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बहुत ही एस्टीम्ड एक बड़ी फैकल्टी मेंबर थे, और उन्होंने बेसिकली मार्शल्स की डेफिनेशन को चैलेंज किया था। मार्शल ने उसके बाद उनको चैलेंज किया एंड सो ऑन। इस तरह से ये सिलसिला चलते चलते हम तक पहुंचा है। हमने तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन ये है कि ना हमारी कोई हैसियत है कि हम उनकी डेफिनेशन को चैलेंज कर पाएं, लेकिन हम तक ये सारा सिलसिला चलते चलते पहुंचा, और फिर इकोनॉमिक्स की एक वाज़ेह शक्ल हमारे सामने निकल के आई। Robbins basically proposed a whole new perspective of economics. He was strongly against Marshall's definition, क्योंकि उन्होंने वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट जो है मार्शल्स ने अपनी डेफिनेशन में प्रेजेंट किया था, और रॉबिन्स ने उसे कहा था दिस इज इम्पॉसिबल। इकोनॉमिक्स वेलफेयर, शेलफेयर, ह्यूमैनिटी, लोगों का ख्याल करना, इकोनॉमिक्स इसको डील नहीं करती। इकोनॉमिक्स डील करती है रोकड़ा, पैसा और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को डील करती है इकोनॉमिक्स। ये कहा था रॉबिन्स ने, लेकिन मार्शल लाए थे ह्यूमैनिटी, वेलफेयर, सोसाइटी की वेलफेयर एंड सो ऑन। अब आगे रॉबिन्स ने बेसिकली खुद क्या कहा। 1932 के अंदर इन्होंने किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइंस। इसके अंदर रॉबिन्स बेसिकली कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior। एक वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends यानी wants and scarce means which have alternative uses। जरा गौर से समझो, वो कहता है इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो इंसान के बिहेवियर को स्टडी करती है, और वो एक रिलेशनशिप देखती है किसका, वॉन्ट्स का जो अनलिमिटेड हैं, और स्केर्स मींस का जो उन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, चीजें चाहिए, उनका रिलेशनशिप स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। दैट्स द रीजन। लेकिन बात यहाँ एंड नहीं होती। इकोनॉमिक्स में इनकी इस डेफिनेशन को बहुत डिटेल्स के साथ हम समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी डेफिनेशन के। सबसे पहले हम देखते हैं, वो अपनी डेफिनेशन के अंदर पहली बात करता है अनलिमिटेड वांट्स का। नीड्स एंड वांट्स के ऊपर मैंने स्कैर्सिटी के ऊपर भी लेक्चर बनाया हुआ है, बड़ी डिटेल्स के साथ उसके अंदर मैंने चीजें कवर की थी। सबसे पहले वो अनलिमिटेड वांट्स की बात करता है। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है? देखो, जो ख्वाहिशात हैं वो हमारी अनलिमिटेड हैं। एक के बाद एक ख्वाहिश पूरी होती है और दूसरी ख्वाहिश फौरन पैदा हो जाती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। एक मिसाल देता हूं मैं। आप जमानों से, सालों से आप ये ख्वाहिश करते हैं कि जी मैं आईफोन खरीदूंगा। आईफोन लेटेस्ट अभी मार्केट में कौन सा है, 14 प्रो मैक्स है या 15 है, बहरहाल नया आईफोन आप लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही आप अपना आईफोन खरीदते हैं, फौरन आपकी दूसरी ख्वाहिश आती है कि अगर मैंने अब आईफोन खरीदा है तो इसके ऊपर मुझे प्रोटेक्टर भी अच्छा वाला लगवाना है। प्रोटेक्टर नहीं लगवाना है, प्रोटेक्टर
अच्छा वाला लगवाना है। ख्वाहिश आ गई, आपने इस ख्वाहिश को पूरा किया तो आपने कहा यार स्क्रीन प्रोटेक्टर तो लग गया, अब कवर भी अच्छा वाला होना चाहिए, दूसरी ख्वाहिश आ गई। जब इस ख्वाहिश से आप बाहर निकले तो आप कहते हैं ज़रा मेरी साउंड भी अच्छी वाली होनी चाहिए, थोड़ी टोन भी अच्छी वाली होनी चाहिए। अब ख्वाहिश के बाद ख्वाहिश, और उसके फ़ौरन बाद ख्वाहिश आती है अब ज़रा सेल्फी भी अच्छी होनी चाहिए, अब ज़रा डिस्प्ले चेंज होना चाहिए, अब ये होना चाहिए। और जहां आपको पता चलता है कि मार्केट में नया आईफोन आ रहा है, तो जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है, जिसको आपने भी चंद महीने यूज़ किया, क्योंकि आईफोन हर साल मार्केट के अंदर अपने जो है वो लेटेस्ट मॉडल्स फेंक रहा है, आप फौरन नए मॉडल की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो एक वांट के सेटिस्फाई होते ही दूसरी वांट मार्केट में आ जाती है। अपने मार्केट से मतलब ये है कि फौरन इंसान के दिल में, दिमाग में, जहन में आ जाती है। तो अनलिमिटेड वांट्स हैं, ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनकी डेफिनेशन में जो है वो है स्केर्स मीन्स, यानी अब उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो मीन्स है, मीन्स का मतलब क्या है, जो आपके पास टाइम है, आपके पास पावर है, पैसा है, जो भी रिसोर्सेज हैं उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सारे लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि ख्वाहिशात अनलिमिटेड है, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चीज़ें लिमिटेड है। अब चीज़ों के लिमिटेड होने का मतलब ये कतई नहीं है कि जनाब सिर्फ मेरे पास पैसा नहीं है या सिर्फ मेरे पास पैसा कम है, बल्कि मेरे पास ज़िंदगी में वक्त बहुत कम है, मेरे पास उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं जिनसे वो चीज़ें बनती हैं वो बहुत कम है। बेसिकली रिसोर्सेज लिमिटेड हैं हमारे पास उन चीज़ों को, और यही एक बैलेंस होता है। इनका जब इम्बैलेंस होता है तो इकोनॉमी डिजास्टर्स हो जाती है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करेंगे, वहाँ पर समझेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, अगली कैरेक्टरिस्टिक की जानिब हम बढ़ते हैं। वो कहता है ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ स्केर्स मीन्स। इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि हम किसी एक चीज को एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इन रियलिटी हम एक चीज को, जो हमारी ख्वाहिश को सेटिस्फाई करने के लिए चीज है, हम उसे कई मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। और वो मकासद क्या क्या हैं? वो मकासद, मिसाल के तौर पे एक लैंड है मेरे पास, मैं चाहूँ उस पर घर बना लूँ, घर बना के रहने लगूँ, लेकिन अगर मैं अपनी एक ही ज़मीन के ऊपर घर बना लूँगा तो फिर घर को चलाऊँगा कैसे? अगर मैं उस ज़मीन को कन्वर्ट करता हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा कारखाना, एक फैक्ट्री लगा दूँ तो उससे मेरा घर चलने लगेगा, लेकिन मेरे पास घर की जगह नहीं रहेगी। अगर मैं उन दोनों को ख़त्म करके वहाँ पे कुछ जड़ी एक फार्म सा बना दूँ जिससे कि मैं अपना घर चलाने लगूँ, तो फिर मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है फैक्ट्री से कमाने की वो कम हो जाएगी। तो लिहाजा हम एक चीज़ को, एक मीन को हम कई ऑल्टरनेटिव यूजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं और जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको पूरा करने की तरफ बढ़ सकते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स वेरीज। देखो रियलिटी ये है कि इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो वेरी करती हैं, लेकिन इन रियलिटी आप अपनी उस ख्वाहिश को पहले पूरा करते हैं जो सबसे ज्यादा, जिसके लिए आदमी मरा जा रहा होता है, ठीक है, जो आपको बस, वो कहते हैं ना, हमारा एक दोस्त होता था, वो कहता था मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए, मुझे नहीं पता। तो बेसिकली इंसान वो ख्वाहिश अपनी पहले पूरी करता है जिसके लिए वो मरा जा रहा होता है, जो उसकी सबसे ज़रूरी ख्वाहिशें होती हैं, जो उसकी बड़ी अहम ख्वाहिशें होती हैं। तो इंसान की जो ख्वाहिशें हैं यानी वांट्स जो हैं वो वेरी करती हैं, कभी कभी टाइम बाय टाइम वेरी करती हैं, पर्सन बाय पर्सन वेरी करती हैं, सिचुएशन बाय सिचुएशन वेरी करती हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, एज टू एज वेरी करती हैं, और नॉर्मल हालात में भी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो वांट्स हैं वो वेरी करती हैं। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रॉबिन्स की डेफिनेशन पे होने वाला क्रिटिसिज्म। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशंस पे रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज किया, अल्फ्रेड मार्शल ने पलट के रॉबिन्स की डेफिनेशन पे क्रिटिसाइज किया, और कुछ नए आने वाले इकोनॉमिस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया। लेकिन इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैंने अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन का एक प्रॉपर एनालिसिस बनाया है, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ चीज़ें कवर की हैं, और दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद आप खुद फैसला कर लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। गलत नहीं है, यानी किसकी डेफिनेशन और किसके क्लेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, मूव करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म, देखो पहले इस बात को समझो फिर हम वन बाय वन जाएंगे। देखो रॉबिन्स की डेफिनेशन को सबसे पहले ही कहा गया कि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इनकी डेफिनेशन नहीं है, और दूसरा वो कहते हैं कि ये थियोरेटिकल व्यू इनके डेफिनेशन पेश करती है, और तीसरा वो कहते हैं कि ये एक मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट व्यू पेश कर रही है। अब ये सारे क्लेम वन बाय वन कैसे हमारे प्रूव होंगे, ये अब हम डील करते हैं। आइए वन बाय वन क्या कह रहे हैं ये सारे के सारे क्लेम। सबसे पहले कहते हैं कि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है अननेसेसरीली उसको इनलार्ज किया है रॉबिन्स ने। इतनी अपनी डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स की फैलाने की जरूरत नहीं थी जितना उन्होंने फैला
फैला दिया। वो कहते हैं रॉबिन्स डेफिनेशन को was widened beyond its limit, it includes almost all the human activities। देखो उस पे पहला क्रिटिसिज्म ये होता है कि रॉबिन्स अपनी डेफिनेशन को इतना फैला दिया कि हर चीज को उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी में उठा के डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई चीजें इकोनॉमिक होती हैं, कई चीजें नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो ये सोचता है कि यार मैं पढ़ूं या मैं सिनेमा चला जाऊं। अब सिनेमा जाना बेसिकली ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन रॉबिन्स कहते हैं कि भाई ये भी जो उसका सिनेमा जाना है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं नहीं हम इसको इकोनॉमिक नहीं लेंगे, ये तो एक ओपिनियन था और बस इसने बच्चे ने ले लिया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि उनका कहना, क्रिटिक्स का कहना, जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया वो कहते हैं कि इसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ही बाहर लेके चले गए, कुछ चीजें नॉर्मल होती हैं जिनका इकोनॉमिक्स से ताल्लुक नहीं होता, उसको भी ऐड कर दिया है मिस्टर रॉबिन्स ने। आगे बढ़ते हैं जनाब। उसके बाद इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल अमंग एंड्स यानी कि वांट्स। देखें वो ये क्या कह रहा है, यानी जो ख्वाहिशात हैं इकोनॉमिक्स उसमें न्यूट्रल होती है, नॉर्मली न्यूट्रल होती है, ये क्रिटिक्स ने कहा, लेकिन इन्होंने उसकी न्यूट्रलिटी को जरा डिस्टर्ब कर दिया है। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल अमंग एंड्स ऑल्सो एज लॉन्ग एज द आउटकम इज रीच्ड, इट डजंट मैटर हाउ इट वाज रीच्ड। रॉबिन एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स शुड बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। देखो सबसे पहला ये है कि जो आपका आउटकम है वो आउटकम आपका रीच हो जाना चाहिए, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो जाना चाहिए। लेकिन रॉबिन्स यहां पे ही कहते हैं कि नहीं वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसको हमें छेड़ना नहीं चाहिए एंड सो ऑन। ही बिलीव्स दैट द इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद मेयरली विद द यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स मींस एंड द सैटिस्फैक्शन ऑफ मल्टीपल एंड्स। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो कंसर्न है मेयरली किस चीज के साथ, जो आपकी एंड्स हैं, वांट्स हैं, नीड्स हैं, उनके साथ। बात समझ आई? अच्छा आगे मूव करते हैं। डेफिनेशंस बहुत बोरिंग होती हैं, आई नो, इसमें इतना मजा नहीं आता, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स की इतनी रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज बना दें लेक्चर और समझा दें, मजा मुझे भी नहीं आता इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ने में। मुझे जरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मजा आता है क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड इकोनॉमिस्ट हूं, तो मैं जरा इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। थियोरिटिकली बेस्ड डेफिनेशन, दूसरी जो इनकी डेफिनेशन पे क्रिटिसिज्म हुआ कि ये जो डेफिनेशन है ये थियोरिटिकली बेस्ड है, यानी ये इट्स बेस्ड ऑन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स देयर इज नो प्लेस फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा, रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में से ह्यूमैनिटी, इंसानियत को बाहर निकाल दी, ह्यूमन वेलफेयर को बाहर निकाल दिया। वो कहते हैं भाई हर चीज क्वांटिटेटिव है, ये ह्यूमैनिटी, ये एथिक्स, ये सब चीजों को बाहर निकालो, क्वांटिटेटिव में बात करो। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। चलें जी आगे मूव करते हैं। चौथा वो कहते हैं एप्लीकेबल ऑन ओनली फ्यू कंट्रीज। देखो इनकी जो डेफिनेशन है बेसिकली कहना, क्रिटिक्स का कहना ये है कि ये सिर्फ चंद कंट्रीज पे अप्लाई होती है, हर कंट्री पे अप्लाई नहीं होती। उन कंट्रीज पे तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होती जहां पे बार्टर सिस्टम यूज होता है, लेकिन हकीकत ये है कि अब दुनिया में शायद कहीं पे भी बार्टर सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। अगर कहीं होता भी हो तो शायद किसी गांव में या किसी जजीरे में तो चलता होगा, लेकिन इन रियलिटी में बार्टर सिस्टम वाली इकोनॉमीज के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। मगर एक और हकीकत मैंने आपको बताया वो ये है कि बार्टर सिस्टम अब नहीं है, तो काफी हद तक असल में रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है वो अप्लाई होती है, क्योंकि बार्टर सिस्टम अब एप्लीकेबल नहीं है। अब बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है किसने? मनी ने, नोट ने, पैसे ने। आपके जहन में आएगा बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम क्या होता था, तो मैं भी आपको समझा देता हूं। बार्टर सिस्टम ये होता है, बार्टर सिस्टम कहते हैं एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, यानी पैसे के बजाय, यानी मैंने किसी को सर्विस दी, मैंने उससे सर्विस ले ली, पैसे का एक्सचेंज नहीं किया। मैंने किसी को चीज दी, चीज ले ली, पैसे का एक्सचेंज नहीं किया, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये पहले इकोनॉमीज में चला करता था, पहले होता ही बार्टर सिस्टम था, फिर सिक्का वजूद में आया, गोल्ड का सिक्का वजूद में आया, ऐसा नोट वजूद में आया, अब ई वजूद में आ गया, अब पता नहीं क्या वजूद के अंदर है, वल्लाह वाला। तो नोट के बजाय सिर्फ हम कार्ड रखते हैं, कार्ड भी मोबाइल के अंदर आ गया, सिर्फ वो नीट करते हैं और जनाब हो जाता है। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम ये होता है, चीज के बदले चीज, सर्विस के बदले सर्विस। मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था बार्टर सिस्टम के अंदर। आगे मूव करते हैं जी। पांचवा, अनरियलिस्टिक assumptions ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन।
पांचवा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये हुआ कि जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात की है, इसकी assumptions अनरियलिस्टिक हैं, रियल नहीं है। ह्यूमंस आर नॉट सेटिस्फाइड इवन इन abundance ऑफ गुड्स। देखो, वो रॉबिन्स ये कहता है कि अगर इंसान के पास चीजें बहुत सारी हो जाएंगी तो इंसान मुतमईन हो जाएगा, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। लेकिन हकीकत ये है कि आपके पास चाहे जितनी भी चीजें आ जाएं, मुतमईन आप कभी भी नहीं होंगे। इंसान कभी भी मुतमईन नहीं होता। आप चाहे इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एस्पेक्ट उठा लें या आप इसका नॉर्मल उठा लें, कितना ही अमीर से अमीर, अब एलॉन मस्क है, जब इंसान सोचता है कि यार मैं 100 बिलियन तक पहुंच जाऊं, मैं 1 बिलियन तक पहुंच जाऊं, $1 बिलियन तक पहुंच जाऊं, उससे आगे बढ़ता है वो कहता है 100 बिलियन पहुंच जाऊं, 100 बिलियन पहुंचता है वो कहता है यार 200 बिलियन तक पहुंच जाऊं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद भी अब तो खैर उसकी रेटिंग नीचे आ गई है कि तकरीबन $200 अरब का उसको नुकसान हो गया। हम $1 अरब के लिए दुनिया के आगे हाथ फैला रहे हैं, IMF की शर्तें मानते फिर रहे हैं। 200 अरब तो वो नुकसान कर बैठा है, वो 200 अरब, तो अब तो वो उसका नंबर नीचे आ गया काफी। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी होने के बावजूद भी एलॉन मस्क मजीद आगे बढ़ना चाहता है, मजीद कंपनीज खोलना चाह रहा है। सो बेसिकली इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, इंसान के पास रिसोर्सेज आ गए तो अब उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। नहीं, वो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे देखता चलाएगा। ख्वाहिशात हमारी कब्र की मिट्टी भरेंगी, पूरा करेंगी, इसके अलावा हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। बहरहाल इसका इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, रिलीजन का इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो लिहाजा कभी कभार हमारी क्लासेस के अंदर, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहा होता हूँ तो वहाँ पे रिलीजियस बहस स्टार्ट हो जाती है। तो रिलीजियस बहस का इकोनॉमिक्स में इम्प्लीकेशन ज़रा नहीं होती है। रिलीजियस बहस करनी है उसके लिए अलग से महफिल लगाएंगे, उसके लिए अलग से बैठेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड ऑन फिक्स इकोनॉमिक्स लॉ। अब रॉबिन्स ये कहता है कि जो इकोनॉमिक्स के लॉ हैं, डेफिनेशन उन्हीं पे बेस करती है, और जो इकोनॉमिक्स के लॉ हैं रॉबिन्स कहता है वो फिक्स्ड हैं, वो अनचेंजेबल हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन रियलिटी ये है कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जो मैंने सेट्रस पैरिबस पे एक लेक्चर बनाया था, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सेट्रस पैरिबस का क्या था कि इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ उस वक्त तक एप्लीकेबल नहीं है, नहीं हो सकता, जब तक कि उसको सेट्रस पैरिबस की कंडीशन के अंदर बंद ना कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है, जब तक कि सेट्रस पैरिबस की कंडीशन अप्लाई ना कर दी जाए। तो इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ 100% एप्लीकेबल नहीं है, उसको अप्लाई करने के लिए सर्टेन कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, लेकिन इन रियलिटी वो कंडीशंस कभी अप्लाई नहीं हो सकती 100%, चेंजेस होती ही रहती हैं। तो लेकिन रॉबिन्स कहता है कि इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं वो हरफ आखिर हैं, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर उसकी डेफिनेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है। चलें जी आगे मूव करते हैं। छठा वो कहते हैं अराउजल ऑफ इकोनॉमिक इम्बैलेंस ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये हकीकत बात है कि इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमीज के अंदर इम्बैलेंस होता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। और ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 ये भी एग्जाम्पल हमारे सामने है। जो दुनिया में एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हमला करती है, उसके पीछे जो रिसोर्सेज है उसकी हविस होती है। बेसिकली क्यों होती है? कभी किसी मुल्क के ऊपर उसके ऑयल के लिए करते हैं, किसी मुल्क के ऊपर उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो खास रिसोर्सेज हैं उसके लिए हमले किए जाते हैं। बेसिकली ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस पैदा होता है इकोनॉमी के अंदर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। तो आप जो आइडियल कंडीशन है आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते कि जनाब इम्बैलेंस इकोनॉमी का नहीं होगा। नहीं, इम्बैलेंस भी होता है इकोनॉमी के अंदर। हिज थ्योरी इज नॉट acceptable because the fact is that the economic imbalance is not related to abundance of resources। economics imbalance जो है वो abundance of resources की वजह से नहीं होता, कभी कभी imbalance आ जाता है abundance of resources की वजह से। यहां तक बात समझ आ गई? This was my lecture on Robbins definition, characteristics and criticism on Robbins definition। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये रॉबिन्स की डेफिनेशन, उसके ऊपर होने वाला क्रिटिसिज्म और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, यकीन कीजिए बहुत फ़ायदा होगा हर देखने वाले का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।